नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कोई नेता अगर अपने वोटर से ये कहे कि जब वो मशीन पर बटन दबाएं तो ये सोचें कि उनका वोट उम्मीदवार को नहीं, मोदी जी को जा रहा है, तो क्या अब ये मान लिया जाए कि मोदी जी का जो कद है या मोदी जी अब बीजेपी से बड़े हो गए हैं, मोदी जी अब पार्टी से बड़े हो गए हैं, मोदी जी अब आरएसएस से बड़े हो गए हैं? और अगर ऐसी बात है जो मोदी जी मानते हैं सार्वजनिक तौर पर, तो फिर मोदी जी के रिटायरमेंट के बाद या मोदी जी के कमज़ोर होने के बाद क्या बीजेपी भी कमज़ोर हो जाएगी या मोदी जी का डिक्लाइन बीजेपी का डिक्लाइन होगा? तो फिर आज का सवाल तो यही उठता है कि मोदी जी के बाद बीजेपी का भविष्य क्या है, या फिर मोदी जी के बाद अमित शाह या फिर योगी आदित्यनाथ या फिर देवेंद्र फडणवीस या फिर गडकरी या फिर कोई और बीजेपी की गद्दी को संभाल सकते हैं? और सवाल मन में ये भी आता है कि ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी ने अपना कद बड़ा करने के लिए बाकी के जो आसपास के नेता थे बीजेपी के, उनका कद छांट दिया, यानी दूसरों का कद कम करके पर कतर के मोदी ने अपना कद बड़ा कर लिया। अब दोस्तों, ये सवाल जिसका जवाब आज आपको मैं देने जा रहा हूं बहुत निडर और निर्भीकता के साथ। ये सवाल मेरे अपने नहीं है, मेरे पर्सनल जातीय सवाल नहीं, ये सवाल वो हैं जिनकी चर्चा आज दिल्ली दरबार में हो रही है, जिनकी चर्चा आज की तारीख में खुद बीजेपी में हो रही है कि मोदी के बाद फिर क्या, आफ्टर मोदी बीजेपी का क्या होगा। और मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब मोदी को लेकर, मोदी के बाद बीजेपी के भविष्य को लेकर या उनके उत्तराधिकारी को लेकर, या बीजेपी में अगर मोदी कमजोर हो रहे हैं, इतनी हिम्मत अगर आज इस सवाल का जवाब देने में किसी के पास है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो जो एंकर आप देखते हैं टीवी चैनल में जिन्होंने चूड़ियां पहन रखी होती हैं, उनकी तो हिम्मत नहीं है। एक शख्स है, एक पत्रकार है जो इन सवालों का जवाब दे सकता है, और वो है टाइगर अशोक वानखेड़े। और मुझे लगता है कि अशोक वानखेड़े वो शख्स हैं जिन्होंने मोदी को, योगी को, गडकरी को, अमित शाह को, मोहन भागवत को पिछले 20-25 वर्षों से बहुत नजदीक से परखा है, जाना है। और सबसे बड़ी बात यह कि सबको जानते हुए भी टाइगर जो है सच बोलता है, बेखौफ बोलता है, किसी की परवाह नहीं करता। तो आज सबसे बड़े सवाल का जवाब, मोदी के बाद बीजेपी का भविष्य क्या है? मोदी रिटायर तो बीजेपी रिटायर, मोदी का अगर पतन है तो फिर क्या बीजेपी के पतन की शुरुआत है? और ऐसा तो नहीं कहीं ये सब कुछ जल्दी होने जा रहा है, या कब होगा ये, या फिर गडकरी और राजनाथ या योगी या अमित शाह बीजेपी को संभाल लेंगे? यक्ष प्रश्न है। सीधे चलते हैं बिना आपका एक सेकंड जाया किए टाइगर के पास। मैं ये कहना चाह रहा था भाऊ कि ये जो मोदी का जो आप कह सकते हैं मोदी पॉलिटिक्स, ये सिर्फ मोदी, चुनाव नगर पालिका का हो, चुनाव नगर निगम का हो, चुनाव किसी राज्य का हो, एमसीडी का हो या फिर लोकसभा का हो, मोदी ही पोस्टर पर है, मोदी ही नारे में है, मोदी ही हर जगह है। जब आदमी इस बारे में उसको एक अहम हो जाता है कि मैं जो कहता हूं वो देश मानने लगता है, मैं कहता हूं तो मैं विजय भी हासिल करके लाता हूं, जहां विजय नहीं मिलती वहां दूसरे को सरकार बनाने नहीं देता, बनी हुई सरकार गिरा के अपनी सरकार बनाता हूं। तो मैं सब कुछ हूं, फिर मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही सब कुछ हूं। और जब ये उसको एक गुमान होने लगता है, तो जो साथ वाले जितने भी चमचे होते हैं, जिनको इस सत्ता का लाभ उठाना होता है, वो जोर-जोर से ताली पीट के बोलना शुरू कर देते हैं कि भगवान आ गए, भगवान आ गए। आपको याद होगा एक चैनल का रिपोर्टर कैसा चिल्ला-चिल्ला के कह रहा था उस रोड शो में अहमदाबाद के, कौन आया, शेर आया, टाइगर आया, देखिए ये कौन आया, गुजरात का टाइगर आया। तो जब हाँ, रिपोर्टर नहीं कह रहा था, रिपोर्टर कह रही थी। वो
कह रही थी, मुझे एंकर थी, जो भी हम क्या कहें। तो ये जब ऐसा लोग कहने लगते हैं तो एक एक परसेप्शन बनता है। तो जब आदमी अपने आप को भगवान समझने लगता है, तो फिर बाकी प्रस्थापित नेताओं को या तो वो कमजोर करता है या पूर्ण रूप से नष्ट करने का प्रयास करता है। और ये जी। हमने गुजरात में देखा। गुजरात में जहां विरोध के स्वर उठे, उन्हें चुप किया गया, और चुप इस हद तक किया गया कि पांड्यान को, मतलब हिरेन पांड्या को अपनी जान देनी पड़ी। जी। बाबू, एक चीज जो हम देख रहे हैं 2014 के बाद से, जो चीज लगातार बढ़ती चली जा रही है कि मोदी के इर्द गिर्द जो घेरा है, मोदी के इर्द गिर्द जो मिनिस्टर हैं, मिसाल के तौर पर राजनाथ सिंह ने, जिस वक्त मोदी जी ने पहली बार शपथ ली थी, राजनाथ सिंह का एक कद था, वो बीजेपी के दो बार के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के जो गुजरात से कई गुना बड़ा है, उसके वो मुख्यमंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे। लेकिन धीरे धीरे राजनाथ को भी साइडलाइन किया गया। फिर हम नितिन गडकरी को देखते हैं, वो भी भाजपा के अध्यक्ष थे और मोदी जी उनके नीचे मोदी जी ने काम किया, लेकिन गडकरी के भी पर कत रह गए। और फिर ये सिलसिला ऐसा चला कि अरुण जेटली भी कहीं ना कहीं हाशिए पर थे, सुषमा स्वराज जी मरहूम, वो भी कहीं ना कहीं हाशिए पे थी। फिर रविशंकर प्रसाद को निकाला गया, उसके बाद प्रकाश जावड़ेकर जो है उनको बाहर का दरवाजा दिखाया गया। सबसे बड़ा जो मुस्लिम फेस रहा मुख्तार अब्बास नकवी, उनको भी कुर्सी से जिस तरह से उतारा गया, वो बहुत ही, मैं कहूँगा, अपमानजनक था एक मुस्लिम फेस के लिए, इतने पुराने नेता के लिए। कुल मिलाकर आज की तारीख में हम देखें तो यकीनन मैं पिछले 22 सालों से मैं पार्लियामेंट और दिल्ली में राजनीतिक अफेयर भी कवर कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत से मोदी जी के मंत्रियों के नाम नहीं जानता। सिर्फ मोदी हैं, पोस्टर पर मोदी हैं, पेट्रोल पंप पर मोदी हैं, गैस सिलेंडर पर, राशन कार्ड पर, जो दवा की दुकानें सरकारी हैं वहां पर, अस्पताल पर, एयरपोर्ट पर, हर जगह। सिर्फ करेंसी छोड़कर मुझे लगता है सिक्के और नोट पे मोदी का नाम तस्वीर आनी बाकी है। हर जगह उनकी तस्वीर है और ऐसा लगता है कि बाकी जो लोग हैं वो गुमनामी में। जैसे हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर का मुझे इसलिए नाम मालूम है क्योंकि मैं पत्रकार हूं, मैं बीजेपी भी कवर करता हूं, नेशनल अफेयर्स भी। मुझे भूपेंद्र पटेल का नाम इसलिए मालूम है कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि मैं पत्रकार हूं। लेकिन अगर आप आम आदमी से शिमला में पूछें या अहमदाबाद में पूछें, दोनों मुख्यमंत्रियों के नाम नहीं पता पाए। यही हाल रघुवर दास का, जो झारखंड के 5 साल मुख्यमंत्री रहे। यही हाल अगर आप देखें तो गोवा के मुख्यमंत्री, यही हाल देखें तो कर्नाटक में। ये जो गुमनामी बाबा होती जा रही है भाजपा, आपको क्या लगता है कि इसका फ्यूचर क्या है? आफ्टर मोदी व्हाट? सीधा सवाल। होगी जो आप बीजेपी की स्थिति, आफ्टर मोदी वही स्थिति होगी जो कांग्रेस की स्थिति हुई है इंदिरा गांधी के उदय के बाद, और खासकर कामराज प्लान लागू करने के बाद। और जब वीवी गिरी को वो एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तरह कांग्रेस के ही नीलम संजीव रेड्डी को हराकर अपना व्यक्तिगत उम्मीदवार जब जीत के आगे जितवा के लाई इंदिरा जी, तब इंदिरा गांधी सर्वश्रेष्ठ हो गई। और फिर इंदिरा माने इंडिया हो गई, इंदिरा माने कांग्रेस हो गई। और फिर कांग्रेस में सारे कद्दावार नेता साइड को हो गए और पिग्मीज सामने आ गए। और यही पिग्मीज ने फिर कांग्रेस का वो हश्र किया। राजीव गांधी आए, लेकिन राजीव गांधी को सफलता मां के शहादत पे मिली। उसके बाद भी राजीव गांधी चुनाव हार गए। राजीव गांधी जब तक समझ जाते क्या चीजें हैं, तब तक बहुत सारा पानी यमुना में बह चुका था। उनकी हत्या हुई। उनकी हत्या होने के बाद उसको शहादत का उतना फायदा नहीं उठा पाया गांधी परिवार। फिर राव साहब आए। राव साहब के 5 साल जाने के बाद फिर विपक्ष आया। फिर उसके बाद जब सोनिया जी वापस आ गई, तब मनमोहन सिंह के वो 10 साल रहे, जिसमें मात्र आर्थिक नीतियों से और आर्थिक तंगी से और आर्थिक जो मंदी थी पूरे विश्व में, उससे भारत को उभारने में उन्होंने बहुत रोल अदा किया। और फिर ये आए। नरेंद्र मोदी ने एलिमिनेशन कैसे किस प्रकार किए? सबसे पहले जब वो आए तो मार्गदर्शक मंडल में अडवाणी जी से लेकर तमाम लोग उन्होंने घर बिठाए, और वो ये पहला उनका एलिमिनेशन राउंड था। दूसरा एलिमिनेशन राउंड उन्होंने राज्यों के कद्दावर नेता को माइनस करना शुरू कर दिया, जो उनके समय उनके समकालीन समकक्ष मुख्यमंत्री थे। चाहे वसुंधरा राजे समझिए, चाहे शिवराज समझिए, चाहे आप रमन सिंह समझिए। जैसे जैसे इनकी
टेन्योर खत्म होता गया, उनको हमेशा हाशिए पे डालने का प्रयास किया गया। मैं यहाँ पर आपको रोक रहा हूँ, मैं एक एक करके मैं प्रश्न उठाना चाह रहा हूँ, क्योंकि दर्शक भी जानना चाहेंगे और खुलकर बात भी होगी। एक एक करके मैं नाम पूछना चाहता हूँ। मैं शुरू करता हूँ आपकी ही उस बयान से, जब आपने कहा था कि मोदी अगर 150 के ऊपर गुजरात में जाते हैं तो नितिन गडकरी के लिए मुसीबत आने वाली है। अभी मैंने देखा पिछले दिन मोदी जी नागपुर गए थे, कहीं उन्होंने मेट्रो का उद्घाटन किया, उन्होंने नमस्ते तक, ऐसे हाथ तक नहीं किया। बगल में बेचारे गडकरी जी खड़े हैं, पूर्व अध्यक्ष, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और मोदी जी नमस्कार सीधे कर रहे हैं, बगल में उन्होंने ध्यान तक नहीं दिया कि गडकरी साहब खड़े हैं। और तो और उन्होंने शिंदे के लिए कसीदे पढ़े, उन्होंने फडणवीस के लिए कसीदे पढ़े, लेकिन उनके मुंह से एक भी शब्द तारीफ का गडकरी साहब ने नहीं निकला। तो ये अब तो 150 सीटें तो ज्यादा मिल चुकी हैं और गडकरी जी भी सामने हैं। आगे आपको क्या दिख रहा है गडकरी को लेकर? गडकरी जी का टिकट मुश्किल है, और कहीं बीच में एक्सपांशन में गडकरी का ये भी मंत्रालय चला जाए और या उनको कोई प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन जैसा मंत्रालय दिया जाए तो भी आश्चर्य नहीं होगा, या मंत्रालय ही लेके दिया जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा। कारण एंटी इनकम्बेंसी काटने के चक्कर में वो लगातार नए नए लोगों को लाते हैं। पूरा मंत्रिमंडल गुजरात में बदल दिया, वही मंत्रिमंडल पूरा मध्य प्रदेश में बदलने की बात हो रही है। लगातार मध्य प्रदेश में, मैं अभी था मध्य प्रदेश, मालवा में था, तो वहां पे ये चर्चा बड़ी जोरों शोरों से है कि बस संक्रांति के बाद शायद संक्रांत आने वाली है शिवराज जी के मंत्रिमंडल पे। तो धीरे धीरे यदि महाराष्ट्र की बात आप करें तो नितिन गडकरी का अब हाशिए पे जाना तय हो गया है। ये नितिन गडकरी को तय करना है कि नितिन गडकरी की जो अपनी पॉपुलैरिटी है उसको वो कितने मायने रखते हैं। अब मैं राजनाथ सिंह अध्याय पे बात करना चाह रहा हूँ। राजनाथ सिंह एक, मुझे लगता है, एक बैलेंस्ड आदमी है। पार्लियामेंट में उनकी बड़ी इज्जत है, सदन में उनका सम्मान है, उनकी जो राजनीति है, उनका जो व्यक्तित्व है, विनम्रता है उनके अंदर, और कहीं ना कहीं जो हिंदू मुसलमान की राजनीति में भी राजनाथ को हम नहीं देख सकते, और एक सोच है। लेकिन राजनाथ जी को भी क्या भाव आपको लगता है कहीं ना कहीं किनारे किया जा रहा है? और ये जो 156 सीटें आई हैं गुजरात में और ये जो ताकत दिखाई है, इसके बाद राजनाथ सिंह को लेकर क्या आपको लगता है 2024 में टिकट मिलेगा, या मंत्री उसके बाद अगर जीतते हैं मोदी जी बनेंगे? क्या यह उनकी आखिरी पारी है? उनके बारे में आपको क्या लगता है? उनकी भी मुझे आखिरी पारी दिखती है, लेकिन वर्तमान में अभी आज की बात करें तो राजनाथ सिंह को नरेंद्र मोदी जी यूज कर रहे हैं गडकरी और योगी जी इन दोनों को बैलेंस करने के लिए। आपने कई जगह देखा होगा राजनाथ को साथ में लेके चलते हैं, किसी कमेटी में हो तो राजनाथ है, कई इवेंट है तो राजनाथ साथ है, और राजनाथ सिंह को साथ में रख के वो गडकरी को मैसेज देना चाहते हैं कि मेरे पास राजनाथ है, तुम्हारी जरूरत नहीं। पॉइंट नंबर 1। एट द सेम टाइम वो योगी को भी मैसेज देना चाहते हैं कि आप ही के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आज भी मेरे साथ है, तो आई हैव अल्टरनेटिव। लेकिन मुझे उस बारे में भी डाउट है कि जब लोकसभा का चुनाव आएगा तब राजनाथ जी को टिकट ही मिलेगा, कोई गारंटी नहीं, क्योंकि राजनाथ जी मोदी जी के लिए लड़ेंगे इसकी गारंटी मोदी को नहीं है। राजनाथ सिंह जी गडकरी या योगी के लिए लड़ेंगे इतनी गारंटी गडकरी और योगी को भी लिए नहीं है। राजनाथ सिंह बस अपनी अब इज्जत बचाने के चक्कर में जहां बुलाते वहां जाते हैं, और वो चाहते हैं कि इज्जत से अपने बेटे का इस्टेब्लिशमेंट हो जाए और हम जी, धीरे से वहां से निकल जाए। लेकिन अगर टिकट दे दिया राजनाथ सिंह को, अगर टिकट मिलता है और वो चुनाव उत्तर प्रदेश से लड़ते हैं, जीत के आते हैं और मोदी जी की सरकार बन जाती है, तो तीसरी बार मोदी जी जब शपथ लेंगे तो क्या राजनाथ फिर डिप्टी लीडर बनेंगे, रक्षा मंत्री बनेंगे? नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो क्यों? इसलिए कि बहुत हो गया, अब आप आराम करिए, आप चुनाव लड़के आए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि टिकट भी मुश्किल होगा। ऐसे कई लोग हैं मंत्रिमंडल में जिनको मंत्री नहीं बनाया गया, वो घर बैठे हैं। वो क्यों घर बैठे हैं किसी को पता नहीं जी उनका क्या मंत्रिमंडल मतलब पार्लियामेंट में रोल क्या है, सीनियर लोगों का कोई पता नहीं। जी। लेकिन वो आते हैं जाते हैं, ऐसे कई पूर्व मंत्री हैं, अटल जी के मंत्रिमंडल में रहे हुए लोग हैं, सांसद, लेकिन उनकी जी, कोई पूछ परख नहीं। अब मैं तीसरा सवाल जो है, जो मैं आपसे, क्योंकि आप बीजेपी लगातार इतने बरसों से कवर कर रहे हैं, हर बड़े नेता को बीजेपी में जानते हैं,
और महाराष्ट्र में तो कहने क्या है भाऊ, आपकी रिपोर्टिंग का तो जवाब ही नहीं उसमें। देवेंद्र फडणवीस की मैं बात करना चाहता हूँ। देवेंद्र फडणवीस को वंडर बॉय कहा गया कि भाई ये मोदी की खोज है, वंडर बॉय है। और महाराष्ट्र का जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो कहा कि साहब ये गडकरी से बेटर परफॉर्मर है। और इतना कद बढ़ा कि लोग कहने लगे कि साहब उत्तराधिकारी कोई है तो यही मराठी ब्राह्मण है, आरएसएस की बैकिंग है, नागपुर का, यही अब प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन हमने देखा कि मोदी जी की ऐसी कैंची चली, जिसने भी कैंची चलाई, वो आदमी जो बनने का ख्वाब, वो पीएम बनने का ख्वाब देख रहा था, शिंदे जैसे एक ऑटो वाला उसके नीचे डिप्टी सीएम। मतलब कहां तो वो अर्श पर थे और कहां फर्श पर आ गए। आपको उसका फडणवीस का फ्यूचर क्या उसका लगता है अब? उसमें फडणवीस की गलती है। जब पिछली बार विधानसभा के चुनाव हुए तो फडणवीस ने अपनी पूरी की पूरी लिस्ट चुनाव की, कैंडिडेट की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्लियर करवा के चुनाव लड़वाया और इतना कॉन्फिडेंस दिलवाया उनको कि हम अपने बलबूते पे सरकार बनाएंगे, हमको शिवसेना की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये हो भी जाता। ये फडणवीस का दुर्भाग्य है कि ईडी ने नोटिस दे दिया शरद पवार को और शरद पवार के उस ईडी के नोटिस ने सारा इक्वेशन ही बिगाड़ दिया और ऐसी विधानसभा आ गई जिसमें कोई किसी के भरोसे, बगैर भरोसे सरकार नहीं बना सकता था। उससे कहीं ना कहीं एक नाराजगी थी नरेंद्र मोदी जी के पास। दूसरी बात, जब वो प्रधानमंत्री की अभिलाषा उनकी जागने लगी कि मोदी जी के बाद मैं ही हूं, तो फिर यहाँ पे मोदी जी के बाद कपड़े सिलवा के बैठे हुए अमित शाह जी, इन्होंने फिर उनका पत्ता काटना शुरू किया। दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बन भी जाते, मैं आज आपको बता दूं, शिवसेना उप मुख्यमंत्री पद और एक दो मंत्रालय एक्स्ट्रा यदि मिल जाते तो वो सरकार बना लेते। उद्धव ठाकरे वाकई मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार ही नहीं थे। लेकिन 2014 का ही फार्मूला होगा और वही मंत्रिमंडल मिलेगा, इस बारे में बिल्कुल एक अड़ियल सी पोजीशन अमित शाह ने दी। तो फिर अमित फ्यूचर शाह क्या है जी पूरे फडणवीस का फ्यूचर? फडणवीस का फ्यूचर, ये फडणवीस का फ्यूचर मात्र उनके साथ है, मोदी जी के साथ। जिस दिन मोदी जी का सूरज अस्त होगा उस दिन फडणवीस भी रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। मोदी जी के रिटायर्ड होने पे फडणवीस का वीआरएस होगा, ये उतना ही सच्चाई है। क्योंकि महाराष्ट्र में फडणवीस सबसे बड़े विलन के रूप में बीजेपी के अंदर ही देखे जा रहे हैं। जी, मैं एक और नाम पे भाव आता हूँ और मुझे लगता है कि इस नाम पर आपने बड़ी रिसर्च करी। आप चाहें तो किसी कमरे में आपको बैठा दिया जाए और कोई भी आपको लाइब्रेरी में एक्सेस ना दिया है तो पूरी किताब ग्रंथ लिख देंगे। और ये नाम है योगी आदित्यनाथ का, उत्तर प्रदेश के, है ना, गोरखपुर के मठ से चलकर जो पैराशूट से आए और मुख्यमंत्री बन गए। सुनते हैं, ऐसा लोग कहते हैं कि मोदी जी के इनके रिश्ते बड़े खट्टे मीठे हैं, नरम गरम हैं। कभी ये मिलते हैं, कभी अपॉइंटमेंट नहीं देते, कभी पीठ पे हाथ रख देते हैं तो फिर हाथ खींच लेते हैं, कभी कैमरे के फ्रेम से बाहर कर देते हैं मोदी जी। योगी जी का फ्यूचर, भविष्य क्या है भाजपा में? ये जो गुजरात लॉबी है, ये गुजरात लॉबी जब तक हावी है, आपको क्या लगता है कि योगी, जिनकी लोकप्रियता को हम चुनौती नहीं दे सकते, लोकप्रिय है, भविष्य क्या लगता है उनका, योगी आदित्यनाथ का? देखिए दीपक जी, प्रधानमंत्री पद के लिए उस शख्स को या पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए उस शख्स को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक और प्रचारक होना अनिवार्यता है। जी। सुषमा स्वराज सब काबिलियत होने के बावजूद भी कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाई। उनमें बहुत ज्यादा काबिलियत थी, या कोई बड़ा पद नहीं ले पाई क्योंकि वो वहां पे नहीं है। मुख्यमंत्री तक तो ठीक है, कई उधार के सिंदूर के मुख्यमंत्री बने हैं यहाँ पे भाजपा में, वो बात सही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ, ये चेकमेट के लिए, ये राजनीति के शतरंज के पटल पर मोदी जी के चेकमेट के लिए ये यूज किया गया एक मोहरा है। मोदी जी की जब आभा बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और लार्जर देन लाइफ इमेज बनना शुरू हो गई थी और उत्तर प्रदेश में सब जानते हैं कि उनका उम्मीदवार कौन था, पूजा पाठ करके वो लखनऊ के लिए निकल रहे थे। मनोज सिन्हा की एकाएक, जिक्र कर रहे हैं? हाँ मनोज सिन्हा का जिक्र कर रहा हूं, एकाएक नाम संघ ने पुश किया
एक ऐसे भगवे का जो मोदी जी की जिनसे पटती भी नहीं थी, जो मोदी जी के खिलाफ खुल के बोल भी सकते थे, क्योंकि वो जब सांसद थे बीजेपी के, एक्सपीरियंस सांसद थे, 2-3 बार के सांसद थे। उसके बाद मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली उनको। उनको किसी बड़े कमिटी में नहीं लिया गया। मोदी के राज में जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बनते, तब तक कोई बड़ा ओहदा उनको नहीं दिया गया। जब पहली जी। बार विधानसभा में जब वो मुख्यमंत्री बने, उस चुनाव में तो उन्होंने हिंदू वाहिनी की उम्मीदवार तक खड़े कर दिए थे, क्योंकि उनके लोगों को टिकट तक नहीं दिया गया था। संघ के कहने पे उन्होंने उम्मीदवार वापस लिए और फिर वो मुख्यमंत्री बने। वो जी। मुख्यमंत्री का 5 साल का कार्यकाल लगातार हम विभिन्न चैनल और विभिन्न पोर्टल्स पे उनके नरेंद्र मोदी जी के वो जो टसल थी एक दूसरे के नीचे दिखाने की, एक दूसरे के लोगों को पीछे खींचने की, ये तमाम टसल्स हमने देखती रही। लेकिन जब फिर से लेकिन चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश का फिर से चुनाव हुआ, उस चुनाव में मोदी जी भी जान गए कि योगी जी के बगैर हम चुनाव नहीं करवा पाएंगे। संघ ने भी पूर्ण रूप से योगी जी का साथ समर्थन दिया और योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस दूसरी बार में जब योगी जी मुख्यमंत्री बने, तो योगी जी भी थोड़ी राजनीति अब सीख गए। वो भी कॉशियस मुद्रा में है। लेकिन एक बात जितना मैं संघ को समझता हूँ, योगी जी हिंदुत्व का आइकॉन हो सकते हैं, लेकिन योगी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ना पार्टी के कभी अध्यक्ष बन सकते हैं, क्योंकि संघ प्रचारक वो नहीं है। वो तो गोरखनाथ आपका पीठ के पीठेश्वर है। भाऊ, आपका मैसेज क्या है? जो मुख्यमंत्री के जो इर्द गिर्द जो उनकी लॉबी है, ब्यूरोक्रेट्स हैं जो चाटुकार चापलूस टाइप के, जो हर वक्त कहते रहते हैं कि मोदी के बाद योगी दिल्ली में, इनको फिर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, नहीं, इनको संदेश क्या है? ये तो योगी जी को देखना है किसको सुने। मैं अभी आज ही अहमदाबाद से वापस आया हूँ और मैं जब लोगों से मिल रहा था, तो मैं आपके सामने स्तुति नहीं करता हूँ, क्योंकि ये आप जो मुझे टाइगर, टाइगर कहते हैं, तो वो मुझे एक फंक्शन में उन्होंने सबका अनाउंस हुआ कि अभी आज टाइगर आए हुए हैं कार्यक्रम में। तो वो टाइगर, टाइगर हो गया मुझे, मुझे भी शर्म आ रही थी। तो कुछ लोगों ने ये भी बोला कि दीपक शर्मा और अशोक वानखेड़े जैसे लोगों ने राजनीति में आना चाहिए। आपके जैसे लोगों के हाथ में धुरा होनी चाहिए देश की। अब यदि मैं उन्हीं को साथ में रख के रोज तालियां बजवाऊं और कल से मैं ये कह दूं कि दीपक जी आप डिफेंस मिनिस्ट्री देखिए और मैं प्राइम मिनिस्टर बनता हूं, तो इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण विचार मेरे मन में आना नहीं चाहिए। तो ऐसी मूर्खता यदि मैं करूं और आपसे करवाऊं, तो फिर हम घनघोर मूर्ख है। ऑर्डिनरी मूर्ख नहीं, घनघोर मूर्ख है। तो ये योगी जी को भी देखना चाहिए कि इस देश में यदि भाजपा है तो उसको कौन चला रहा है। ये लोग भले ही कहे कि संघ, कई लोग ऐसे अंधभक्त है, वो बोलते हैं अब संघ वंघ कुछ नहीं, सब कुछ मोदी है। लेकिन हम जितना जानते हैं, संघ आज भी उतनी औकात रखते हैं कि वो मोदी जी को भी घर बिठा सकते हैं। अडवाणी जी जिन्होंने इतना तूफान खड़ा कर दिया, 2 सीटों से वो सत्ता में पार्टी ले आए, उस अडवाणी जी को घर बिठा सकता है संघ, क्योंकि उनको उस टाइम पे उन्होंने मोदी जी का उपयोग करके संघ को बिठा दिया। संघ किसी और का उपयोग करके मोदी जी को भी घर बिठा सकते हैं। ये कोई बड़ी जी। बात नहीं। मैं बार-बार जी। कहता हूँ, वही उदाहरण देता हूँ कि संघ अपना रथ लेके गोल की तरफ चल रहा है। रास्ते में घोड़े थकते हैं तो घोड़े बदल दिए जाते हैं। अब उस घोड़े को यदि ये लगे कि मैं रथ चला रहा हूँ तो मैं ही गोल प्राप्त करूँगा, ये घोड़े की मूर्खता है। उसे मालूम है वो थकावट जिस दिन होगी, जिस दिन घोड़ा धीरे चलने लगेगा, नया घोड़ा आ जाएगा। तो और आपका संघ कहना यही है कि करता आ रहा है। मोदी अटल जी गए, संघ आडवाणी जी गए, या मोदी जी भी मोदी जाएँगे, जी वो कोई संघ उसके के रथ के घोड़े हैं? बिल्कुल घोड़े हैं, बिल्कुल घोड़े हैं। क्या तो गडकरी और क्या तो ये सब। संघ इज़ तो हार्टलेस ऑर्गेनाइजेशन। तो संघ मोदी अपने चेतक गोल हैं और मोहन भागवत संघ जो है महाराणा प्रताप है, आप ये कहना चाह रहे मैं हैं? महाराणा प्रताप और चेतक भी नहीं बात करता हूँ। महाराणा प्रताप और चेकत चेतक के बहुत आत्मीय संबंध थे। ये आत्मीय संबंध नहीं है। एकमात्र साधना, एक जो हम साधना करते हैं, उसके सत्ता एक की। जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसके इंस्ट्रूमेंट है वो। ही जस्ट जस्ट हॉर्स टू क्रॉस द पुल द चैरियट। उनका काम सिर्फ रथ को हाँकना है। वो मैं उसको उसको तो आप आप रथ और आपकी घोड़े भाषा को से, आपकी अलग-अलग बात करिए। से तो नहीं, नहीं, फिर ऐसा आप जब ऐसा लग आप रहा है, घो आपकी बात से, र र आपकी बात से ऐसा लग रहा है। रथ चलाने वाला रथी जो होता है, वो 5 घोड़े साथ में लेके चलता है। और जब घुड़सवार एक घोड़े पे बैठता है, तो उसका उस घोड़े के साथ आत्मीय संबंध हो जाता है। ये घोड़ा नहीं है, मैं रथ की बात कर रहा हूँ और रथ में कई घोड़े हैं। यदि मोदी जी को लगता होगा कि उनके चेहरे पे कुछ लगा है तो उनको दिख नहीं रहा आस-पास का, साथ में और भी 4 घोड़े दौड़ रहे हैं।
उनका वो निकाल के एक घोड़ा रिप्लेस करेगा, एक घोड़ा लेफ्ट साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा, ये होता रहेगा। और संघ ये करता आ रहा है। हमने अटल जी का युग देखा, हमने खुशाभाऊ ठाकरे का युग नहीं तो देखा। ये जो घोड़ा आप बता रहे हैं, तो ये घोड़ा क्या फिर अपने को चेतक मान बैठा है, या अष्टमेघ वो यज्ञ का जो घोड़ा था जिसने पूरा हिंदुस्तान जीत लिया था, या घोड़ा ये अपने ये को अमर मान रहा है, ये संघ को इसने किनारे कर दिया है? घोड़ा अपने आप को रथ मानने लगा है। वो ये सोच रहा है कि मैं ही रथ हूं, मैं ही मैं रथी हूं, मैं ही सारथी हूं और मैं ही चालक हूं। क्या करे? सोच को कोई नहीं कर सकते, मैंने कहा ना। मतलब किसी ने कह इसका मतलब दिया। आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी मुगालते में हैं? पूर्ण रूप से। आप ये तो मानते हैं ये कि जो गवर्नेंस में भी मोदी बहुत वीक हैं? जबरदस्त वीक है। गवर्नेंस में मोदी जी वीक नहीं होते तो मोदी जी को तो राम राज्य स्थापित 15 साल गुजरात में राज्य करने के बाद तो राम राज्य स्थापित हो गया होता। मोदी जी जाते भी नहीं तो भी गुजरात की जनता उनको चुनाव जितवा के देती। दीपक जी, ये देश की जनता मूर्ख नहीं है, अशिक्षित हो सकती है, इंटेलिजेंट है। वो बदलाव तब करती है जब जरूरी होता है। लेकिन और जब आपको विकल्प बार सामने बार दिखता है। आप बार बार जाके कहना पड़ रहा है आपको कि मैंने किया, मुझे वोट दीजिए। जब प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि आप उम्मीदवार को मत देखिए, आप कमल को बटन दबाइए, सीधा मुझे मत मिलेगा। ये विधानसभा में जब आप ये कहते हो तो इसका मतलब आपको उस संविधान से कोई लेना देना नहीं। जहां विधानसभा लोकसभा अलग अलग सभाएं हैं। जी विधानसभा में आपको आपका विधायक चुनना होता है, जो आपको रिप्रेजेंट करके आपके राज्य का भविष्य तय करता है। आपने तो बोल दिया कि पटेल के पीछे मोदी जी है, चिंता मत करो। फिर इसीलिए तो हर जगह मोदी है। तो क्या 2024 में सभी राज्यों में 53 सभाएं होगी? गुजरात तो बहुत छोटा राज्य है सर, महाराष्ट्र गुजरात से डबल है, 48 जी सीटें हैं। तो वहां तो आपने यहाँ 53 सीटें, वहां तो 106 उस अनुपात में करनी पड़ेगी सभाएं। जी तो कर पाएंगे क्या? सवाल वो है। जी सिर्फ बोलने से नहीं होता सबका साथ सबका विकास। सबको साथ भी तो लेना चाहिए ना। आप अपने ही नेताओं को साथ में नहीं ले जाते। आपके ही नेताओं को पता नहीं होता आप नोटबंदी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आपके ही नेताओं को पता नहीं होता कि आप क्या कल डिसीजन लेने वाले हो। क्योंकि कैबिनेट में चर्चाएं नहीं होती। 2014 के बाद कैबिनेट को इन्फॉर्म किया जाता है। चर्चा पहले कैबिनेट में चर्चा हुआ करती थी। सब जी मंत्री अपना इनपुट देते थे। उसके प्रोज एंड कॉन्स होते थे कि भाई ये बिल आया और ये यदि हमने पॉलिसी लाई तो इसका नफा नुकसान क्या हो सकता है। देश के लिए, पार्टी के लिए सभी आकलन होता था। क्योंकि सभी राजनीतिक दल, हमारे यहाँ एक सिस्टम थी हमारे संविधान में। वो सिस्टम इसलिए थी कि राजनेता आता है लोगों से चुन के, और ब्यूरोक्रेट उस राजनेता को संविधान के हिसाब से उसकी जन कल्याण की पॉलिसी जो राजनेता सोचता है उसको लागू करने के लिए मदद करता है। अब मोदी जी ने नया सिस्टम चालू किया। आप विधान लोकसभा में यस सर, ओके सर, लो सर, यस सर करते बस वोटिंग के लिए हाथ ऊपर कर दीजिएगा। सरकार में मैं रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट लेके आऊंगा जो काम करेंगे। जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है उसको 5 साल बाद चुनाव जीतना नहीं होता है, राज्यसभा से आते हैं। वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है जनता के बीच में। अब तक जैसी उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में काम किया वैसे ही काम वो मंत्रिमंडल में एज ए मंत्री करते हैं। तो आपको ऐसा एक मंत्री मिला जो आपको ब्यूरोक्रेट जैसे सैल्यूट करता है। आपको वो मंत्री नहीं चाहिए जो आपको कहे कि भाई साहब मुझे लगता है कि इस नीति को ऐसा करे तो ज्यादा फायदा होगा। ये समझाने वाला आदमी कौन होगा? क्योंकि ब्यूरोक्रेट यस प्राइम मिनिस्टर वाले होते हैं। जी ब्यूरोक्रेट वेट प्राइम मिनिस्टर या सर प्लीज लिसन टू मी प्राइम मिनिस्टर वाले नहीं होते। वो जी मंत्रिमंडल में नेता होते हैं। क्योंकि उसकी और आपकी विचारधारा एक है। आप उसी संघ के बैकग्राउंड से आते हैं। आपका गोल एक है। ब्यूरोक्रेट का क्या गोल है? कल रिटायर्ड मंत्री आपने मंत्री पद से हटा दिया पुरी साहब को, वो क्या करेंगे? वो फिर अपना गोल्फ खेलने चलेंगे, अपने आराम से जिंदगी जिएंगे। अभी तक न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में पोस्टिंग पे थे, अब इंडिया आ गए तो मंत्री बन गए। एक मंत्री वीआरएस लेके माइनिंग सेक्टर की दलाली करता था, मतलब लाइजनिंग जिसको कहते हैं, हम हिंदी में उसका शब्द मुझे लगता है दलाली ही है। वो मंत्री बन गए।
3-3 मंत्रालय संभाल रहे हैं। हमारे यहां से महाराष्ट्र से वो सुरेश प्रभु थे, किसी काम के नहीं थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, एक बैंक चलाते थे। मैंने सुरेश प्रभु को मेरे सामने देखा, वो कांग्रेस में भी बायोडाटा लेके जाते थे, शरद पवार के पास भी जाते थे, सेना में भी जाते थे। सेना ने उनको टिकट दे दिया, एक एजुकेटेड आदमी है करके मंत्री भी बना दिया। बाद में पता पड़ा कि ये बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड है, सुन ही नहीं रहे हैं, तो उनको ड्रॉप भी करवा दिया, उनको रेलवे मंत्री बना दिया। बताइए आप, पूरे 5 साल उन्होंने रेलवे के बर्बाद किए, अब जाके निकाल दिया। आपके पास सुरेश प्रभु क्या बीजेपी के नेता थे? सिर्फ सुरेश प्रभु दोनों हाथ जोड़ के सर 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 करते थे, तो आपने बना दिया उसको, सरका दिया रेलवे मंत्रालय में। उन्होंने रेलवे मंत्रालय को सरका दिया, एक डिपार्टमेंट एक साइड पे। तो ऐसा नहीं होगा। तो ये जो हमारी यहाँ जो रचना की गई थी, उसके साथ आप खिलवाड़ करोगे तो यही होगा। आप प्रेसिडेंशियल फॉर्मेट में जा रहे हो। आपको लगता है कि मेरे नाम पे पूरे देश ने मुझे प्रधानमंत्री बना दिया, उसके बाद मैं मेरे हिसाब से किसी को भी मंत्री बना दूंगा। जिसको राइफल और गन का फर्क मालूम नहीं, वो डिफेंस मिनिस्टर बनता है। अच्छा कैंसर का डॉक्टर है, उसको हेल्थ मिनिस्टर नहीं बनाओगे। जेपी नड्डा को हेल्थ मिनिस्टर बना दिया गया। उन्हें जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन का फर्क पूछो तो नहीं समझ में आ जाएगा। और हर्षवर्धन जो डॉक्टर थे, नॉन डॉक्टर थे दिल्ली में, उनको आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे दिया। अच्छा बोलने वाले आदमी को आप एनवायरमेंट में दे देते हो, जावड़ेकर जी को एनवायरमेंट में दे दिया। तो ये अपेक्षा नहीं थी। आपके पास है, टैलेंट का पूल है। जब गडकरी के पास एमएसएमई आया तो गडकरी जी ने बहुत मदद की थी, एमएसएमई में बहुत मेहनत की। जब एमएसएमई जो देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट देने वाला ये है, सेक्टर है, वो अच्छा बनता, अच्छा आता तो ये मोदी जी को ही मदद होती। लेकिन गडकरी जी का नाम नहीं होना चाहिए, इसलिए आपने उठा के ऐसे आदमी को दिया जिसकी 2 अंग्रेजी की शब्द बोलना नहीं आता, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में प्यून था। थापा नाम के एक बहुत बड़े गैंगस्टर का नेता थे, उनके यहां पानी पिलाता था, चाय पिलाता था। नारायण राणे ऐसे आदमी को आपने वो दे दिया, एमएसएमई दे दिया। वो सवाल का जवाब नहीं दे सकते पार्लियामेंट में, हंसी आती है। तो सरकार, आप ये सोचते हो कि सारे मंत्रालय ही मैं ही चलाऊंगा, मतलब आपने तो श्री कृष्ण का अवतार स्मृति ईरानी शायद उनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाने का भी विरोध हुआ था, क्योंकि शायद इंटर पास मेरे ख्याल नहीं है वो स्मृति ईरानी। डिग्रियों के बारे में तो भ्रांति। देखिए स्मृति जी तो अभी घोषित हो गई है, वो बहुत झूठ बोलती है। हाई कोर्ट में जब आदमी झूठ एफिडेविट दे दे, वो उनका जो लड़की जो बार चला रही थी वहां पे, होटल चला रही थी गोवा में, हाँ, कहे कि हमारा कोई लेना देना नहीं, बाद में डॉक्यूमेंट्स आते हैं कि ऐसा कैसा लेना देना नहीं है, उसी एड्रेस पे कैसी कंपनी आपकी रजिस्टर है। झूठ बोलना, ताकत से झूठ बोलना, बार बार उस झूठ को रिपीट करके सच्चाई का चोगा पहनाना, ये ही यदि सब कुछ है तो ये ज्यादा दिन टिकता नहीं। लेकिन स्मृति ईरानी से कई बेहतर महिला नेत्रियां हैं, अच्छी वक्ता भी हैं और उनको एक्सपीरियंस भी, उनको तरजीह नहीं दी। स्मृति ईरानी को इतनी तरजीह क्यों, जो कि मतलब हमेशा विवादों में रही? उनको लगता है कि इन्होंने राहुल गांधी को हराया है, उनको लगता है कि ये नई पीढ़ी की एक ऐसी नेत्री है कि जो बीजेपी को एक नई दिशा दे सकती है। और जहां तक डिग्री का सवाल है, अब उनकी खुद की डिग्री क्वेश्चन मार्क पे है, तो वो स्मृति की डिग्री पे क्या पूछेंगे? भाऊ, समय कह रहा है कि भाई टाइगर को नमस्कार करें। और धन्यवाद। है ना, टाइगर हमारे साथ आए और टाइगर गरजे, और जब भी बोलते हैं तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं सरकार जो है, भले ही हम लोगों की बातचीत से वो कोसों दूर हो, लेकिन उसकी आवाज जो है भाव की, टाइगर की, पहुंचती जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रोशनी डाली। और हमारे दर्शक चाहते हैं कि आप आते रहें, और हम 2024 पर कुछ और बातें भी करना चाहेंगे। दर्शकों के ये भी मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि भाई भाऊ को आप आउटडोर क्यों नहीं शूट करते हैं, उनसे बाहर जाके सवाल कि उनको पार्लियामेंट में। तो मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि मैं भाऊ को जरूर इस बार हम लोग ड्राइंग रूम से बाहर निकलेंगे और हम जनवरी में दीपक जी, बिल्कुल। जी हाँ, आपने पहले भी कहा था संसद के सामने बातचीत होगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।